ये जो रेड सी में सिचुएशन है, रेड सी में सिचुएशन है कि 10 मुल्क एक तरफ आ गए हैं, लेकिन कोई भी जो रेड सी के बराबर जो मुल्क है उसने कहा कि सर हमें आप इससे दूर रखें। इतलात के मुताबिक इजराइल भारत पर भी दबाव डाल रहा है कि जी आप शामिल हो, अभी तक हाँ या ना का जवाब नहीं मिला। और कुछ खबरें ये भी कह रही है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को भी कहा कि आप भी इसमें शिरकत करें, और हमने कहा कि नहीं सर बहुत मेहरबानी, माफ कर दो यार। ठीक है, अच्छा ये पहली बार नहीं है कि हमने कहा है कि यार यमन में हमने पंगा नहीं लेना। आपको याद है कि जब 2015 में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात ने एक बहुत बड़ी कोalition बनाई थी और उसको कहा था ऑपरेशन रिस्टोरिंग होप। और रिस्टोरिंग होप का मतलब यह है कि बस हमने बमबारी करनी है, बमबारी करनी है, बमबारी करनी है। तकरीबन 5 साल तक बमबारी जारी रही। हाँ, और हुसियों का तो जाहिर है कुछ नहीं आप कर सके, आप अभी भी देख सकते हैं कि उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। ये वही है ना, सिविलियंस बहुत मरे। हाँ? जिसको राहिल शरीफ साहब ने हेड किया, ये अभी भी कर रहे हैं। हाँ कर रहे हैं, वही है समथिंग लाइक दैट। यार आई डोंट नो कि वो ये कोalition है या वो यही है जो 41 सऊदी लेड कोalition, वो एक अलग कोalition है जिसका कभी कुछ बना ही नहीं। वो अलमारी दिस इज ऑपरेशन दिस वाज एम्ड एट fighting in Yemen. Yeah. Anyway, वो उसकी टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे, बट टेक्निकलिटी नहीं, the coalition was created. That was the 40 member यार, वो इस्लामिक तुम ये तो मुकम्मल कर लो। मैं ये मुकम्मल कर रहा हूँ। तो हाँ, तो क्या हुआ, चेंज कब आया? चेंज आया 2021 में, जब हुसियों ने ये कैपेबिलिटी डेवलप की कि वो अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए रियाज को और सऊदी ऑयल जायंट अरामको को हिट करें। अच्छा, दमाम मुत्तहिदा अरब इमारत को होश कब आई? जब अबू धाबी पर हमले होने शुरू हो गए, राइट? और एक दफा मुझे याद है कि इजरायली सदर प्रेसिडेंट आइजैक हर्जोग अबू धाबी का दौरा कर रहे थे और हुसियों और वहां पर एक हुसी स्ट्राइक हुई, तो यूएई और सऊदी अरब का वहां पर एक फूट पड़ी। उन्होंने कहा कि यार हमारे से अब ये नहीं हो रहा, इन पर जितने भी बम गिराओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इन्हें। तो इसलिए दिस टाइम यूएई एंड सऊदी अरेबिया आर सिटिंग आउट द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये तो है जो हुसियों ने किया। हाँ, अच्छा आपने कहा कि हुसी जो हैं वो ज़ाहिर है हमास की मोहब्बत में ये सब कर रहे हैं, उनसे ज़ाहिर यकजहती के लिए, फ़लस्तीनियों के लिए। अच्छा, दूसरी जानिब जो जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह है वो भी फ़लस्तीनियों से इजहारी यकजहती में, उसने कोई इस वक्त तकरीबन 1.5 इसराइली डिवीज़न जो है वो इंगेज कर रखा है, टक 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 वाली जो जंग है उससे। अच्छा, ये 7 अक्टूबर से यहाँ एक और तरह की जंग जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जो है जो इस वक्त हो रहा है ये वॉर ऑफ अट्रिशन कहेंगे, वॉर ऑफ अट्रिशन कैसे? अच्छा, तो ये किसी भी वक्त बेकाबू हो सकती है। और इस अमेरिका ने पेशबीनी के तौर पे 7 अक्टूबर से ही जो 6th फ्लीट है वो वहाँ ला के खड़ा कर दिया था कोस्ट पे लबनान के, कि फ़र्ज़ करें कि अगर ईरान हिजबुल्लाह के थ्रू कूदता है तो उनका बंदोबस्त हो सके। अच्छा, इसके नतीजे में, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं ले लेंगे जी वो उन्होंने 2 गोलियां चलाई तो इन्होंने एक रॉकेट फेंक दिया, ऐसा नहीं है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अब तक 80,000 से ज़्यादा जो इसराइली हैं नॉर्दर्न पट्टी में वो पीछे आ गए हैं, उन्हें अपने घर छोड़ने पड़े हैं। और दूसरी तरफ साउथ लबनान में तकरीबन 2.25 लाख शहरी अपने घरों से छोड़ के जो हैं वो पीछे हटने में मजबूर हुए हैं, इसलिए कुछ नहीं पता कि कब ड्रोन अटैक हो जाए। अच्छा, अब तक 100 से ज़ायद शहरी लबनान के और हिजबुल्लाह छापा मार और 2 लबनानी फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए हैं। कहा जाता है कि इसराइली तायद से, ईरान की तायद से सॉरी, हिजबुल्लाह और हमास के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक जो हम आहंगी मौजूद है, तो उसके तहत अब हमास जो है वो साउथ लबनान में भर्ती का मरकज़ उसने खोल लिया जी। अच्छा, उसकी वजह से हिजबुल्लाह को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बाकी लबनानी हैं जिसमें क्रिश्चियन पार्टियां शामिल हैं, दुरूज़ हैं और इवन सुन्नी भी, उनको बड़ी टेंशन है। अच्छा, वो टेंशन जो है वो खामखा की नहीं है। आपको याद होगा 70s में जिस तरह की वहाँ सिविल वॉर हुई है और उसमें लाखों लोग मरे हैं, वो उनकी आंखों में दौड़ जाती है। फिर 1982 में जो उनके साथ हुआ है कि एरियल शरोन की जो फ़ौजें थी वो बैरूत को उन्होंने मुहासरा कर लिया था और हज़ारों लोग मरे थे, और साबरा और शतीला भी आपको याद होगा, वो भी 1982 जब रेगन ने रोका था। लिहाजा वो जो बाकी हैं
वो इस एडवेंचर में नहीं शामिल होना चाहती जो हिजबुल्लाह उनके ख्याल में कर रही है। और जो हाल है इस वक्त लेबनान। अच्छा, 2006 में आपको याद होगा कि हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जून और जुलाई में बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी 1.5 महीने तक, और उसमें पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि कोई ऐसी तंजीम भी है जो इसराइल को मुंह दे सकती है। और उसके बाद 2011 में एक अपॉर्चुनिटी आई हिजबुल्लाह के पास, जब शाम में सिविल वॉर शुरू हुई तो बशारुल असद की जो मदद की हिजबुल्लाह ने और ईरान ने, तो उससे जो उसका जो एक प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ी। तो अब वो जो है एक जिसे कहते हैं ना बैटल हार्डन आर्मी अपने तौर पे वो बन चुकी है। इसीलिए इसराइल जो है वो 5 बार सोचता है कि यार एक ऐसे वक्त जबकि मैं गज़ा में मसरूफ़ हूँ और ग़रब उर्दन में मसरूफ़ हूँ, एक तीसरा महाज और वो भी हिजबुल्लाह जैसे जो गोरीले हैं उनके ख़िलाफ़ खोलना जो है अक्लमंदी की निशानी नहीं है। नहीं, लेकिन पता है एक और मसला है कि वो मुसलसल छेड़ भी रहे हैं, मुसलसल स्ट्राइक्स कर रहे हैं। और आपको याद है कि जो स्टेटमेंट जो स्पीच आई थी हिजबुल्लाह के कमांडर की, हाँ, उन्होंने यही कहा था कि आप हमें प्रोवोक करेंगे, हसन नसरुल्लाह जी, आप हमें प्रोवोक करेंगे तो हम हिट करेंगे। अभी एक जनाजा हो रहा था हिजबुल्लाह फाइटर का, वहाँ पर भी एयर स्ट्राइक हुई जिसके जवाब में फिर हिजबुल्लाह ने वहाँ पर भी अटैक्स किए। मसला अब इनका ये है कि अगर हमास के साथ इनको ये टफ टाइम हो रहा है तो हिजबुल्लाह तो उसके 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, अगर आप नेतन्याहू के बयान देखें कि इसराइल के अंदर उस पर बहुत तनकीद हो रही है, और वो किसी ने कहा कि जी वो जंग नहीं लड़ रहा, वो अपने इलेक्शन की मुहिम लड़ रहा है, और उसके लिए ये है कि जितना वो इसको टूल दे सकता है, जितना फैला सकता है, उसका फ्यूचर सिक्योर होगा। हालांकि मैं जितना देख रहा हूँ इजरायली मीडिया में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस में, ये जो किडनैप्ड हुए हैं इनके लोग, उनकी फैमिलीज़ में, वो सब इसको ब्लेम कर रहे हैं कि सबसे पहले आपकी नाअहली के 7 अक्टूबर क्यों हुआ, और उसके बाद से जो आप कर रहे हो, उसके बाद हम दुनिया की हमदर्दी हमसे ख़त्म हो रही है, फिर आप इसको लपेटने की बजाय आप नए महाज खोलते जा रहे हो। तो मतलब ये बड़ी एक हैरत की बात है कि एक बंदा कैसे पूरे रीजन को, एक मच्छर पूरे पूरे रीजन को वो जो है ना यार, और अपने जाती सियासी मफाद के लिए, आई मीन लेट्स आल्सो फैक्टर दैट इन ना। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है ना यार कि इस वक्त जो अमेरिकन और जो EU के जो नेवल एसेट्स और एयर एसेट्स डिप्लॉयड है वहां पर, अगर ये शुरू होता है तो वो चाहे या ना चाहे उसको इनमें शामिल होना होगा। तो नेतन्याहू की कैलकुलेशन में ये भी है, यही है कि ये अमेरिका वैसे थोड़ा बहुत अगर बंद दरवाजों के पीछे हल्की सी डांट डपट कर भी रहा है, ये हमें तना छोड़ेगा नहीं, क्योंकि स्टेक्स इतने ज्यादा हैं। आगे इलेक्शन भी आ रहा है बाइडेन साहब का, वो भी खुल के नहीं बोल पा रहे। सो ये मिसकैलकुलेशन, यानी वो एक शेर पे बैठा हुआ है, उतर नहीं सकता। चढ़ तो जाएंगे उस पर, उतरेंगे कैसे? उसकी सिचुएशन इस वक्त ये ऐसा ही है। वक्फा ले लें भाई।